जल, किसमें मिलके मैंने तेल पहुंचाया? जल में। तो ऐसा कैसे माध्यम तो अपना धमनी और सिरा है कि शुद्ध और अशुद्ध को पहुंचाने का, लेकिन वो किस में मिलकर जाता है? तो रक्त होता है और ब्लड में क्या होता है अपना, देखो बहुत सारी चीज ब्लड में होती है, हीमोग्लोबिन होता है, WBC RBC होती है, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मिली रहती है, तो इनमें मिलकर परिवहन होता है। तो सबसे ज्यादा जो अपना ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है कितना? 98.5%। वो किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में मिलकर होता है, ठीक है। बाकी का जो 1.5% जो बचा है वो परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा रक्त में होता है, प्लाज्मा 55 से 60% अपना प्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन का परिवहन होगा वो क्या होगा? 1.5, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी से अपनी क्या है कि अपनी जल से मिल नहीं पाती, लेकिन CO2 क्या है? जल्दी से अपना जल में मिल जाती, इस कारण इसका ज्यादा भाग अपना प्लाज्मा के माध्यम से परिवहन होता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, थोड़ी सी अंदर की प्रक्रिया अपन थोड़ी समझते हैं। जब रक्त में अपना ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, रक्त में अपना ऑक्सीजन मिल जाता है, मतलब किसमें मिलेगा? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या मिल जाता है? अपना ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है, तब जाके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। किसका निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मली रहता है, और जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है तो दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन बहती है, ठीक है। अब क्या करता है कि जब मानव शरीर को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, या ऊतकों के अंदर जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, उस समय क्या करती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और इसी रूप में पूरे शरीर में क्या पहुंचती है? अपनी ऑक्सीजन पहुंचती है। जब मानव शरीर में ऊतकों तक पहुंचेगी और कोशिकाओं तक पहुंचेगी, उस समय वापस से जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? विघटन। ये टूट जाती है। टूटने के बाद ये क्या कर लेती है? हीमोग्लोबिन अलग कर देती है और ऑक्सीजन को अलग कर लेती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊतक होते हैं और कोशिका होती है वो क्या करती है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सकती है, ठीक है। तो जो परिवहन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही होता है। जब मानव शरीर को जरूरत पड़ती है ऊतकों में, जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, उस समय जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से क्या करता है? टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से बन गया, ऊतकों तक पहुंचा, ऊतकों में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, कोशिकाओं में फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस समय क्या करता है? वापस से विखंडित हो जाता है, ठीक है। और टूटकर वापस हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अपना अलग हो जाता है। फिर वापस से अशुद्ध रक्त CO2, फिर CO2 अपना वापस से परिवहन। तो ये जो होता है मेन 98% जो होता है, 98.5%, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है। जब आवश्यकता होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? टूट जाता है, और टूट के ऑक्सीजन अलग कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग कर देता है। आई बात समझ में? नहीं आ रही? विखंडन होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक बार बन जाएगी तो वो अपने टूटती नहीं। देखो जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन अपना उपस्थित रहता है, ठीक है, उपस्थित रहता है, उसमें अपना ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके ये शुद्ध होता है, ठीक है। शुद्ध होके अपना ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन और ये हीमोग्लोबिन दोनों आपस में मिल गए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, वैसा कैसे बन जाए, है ना। क्योंकि हीमो और ग्लोबिन रहेगा तो यहाँ पर हीम तत्व अलग बना दूंगा जिसमें लोहा होता है, और दूसरा तत्व ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ऐसा अपना, हाँ ये पूरा कर दें। देखो अब ये तो बन गया, अब ये बन के अपना पूरे शरीर तक पहुंचते हैं, और पूरे शरीर के बाद एक आंतरिक शोषण होता है, पढ़ेंगे आगे। आंतरिक शोषण होता है मतलब ऊतकों के अंदर, ये अपना किसके? कोशिका द्रव के अंदर। तो कोशिका द्रव में जैसे पहुंचता है तो अपना क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण,
और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। उस समय क्या जरूरत होती है? अपने ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह क्या करता है? उस समय विखंडित हो जाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए अपने किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। उस समय विखंडित हो जाता है तो यो हीमोग्लोबिन है ये तो अपना अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अपना अलग हो जाता है, जो कि अपना भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण में सहायता कर देता है। हाँ यही बोल रहे थे। अच्छा खाली खाली जब रहता है, हाँ नहीं आया। देखो अब देखो अपने एग्जाम्पल से समझना है ना। अब कुछ ऐसी जरूरत है कि बाहर जैसे कि मैं आया हूँ है ना, अब मेरी काम की चीज़ लेके आया हूँ। अभी हो सकती है कि एक बुक पढ़ने की है और मैं 2 बुक लाया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी किससे काम चल रहा? एक से, ठीक है, लेकिन लाया कितने हूँ? 2। जब मुझे लगेगा कि इस बुक में कुछ डाउट है, इस बुक में डाउट नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? दोनों को अलग अलग देखूंगा, ठीक है ना। अभी दोनों मेरे साथ, तो ऐसा कैसे ये दोनों एक साथ मिल गई, मतलब एक साथ में लाया हूं बुक। ऐसे कैसे? जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों साथ में अलग अलग थे, लेकिन दोनों का अपन ने क्या कर दिया? आपस में मिला दिया। अभी जब आपस में मिल रहा है, इतने तक मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ी बुक की, ऐसे कैसे यहाँ भी आवश्यकता नहीं, लेकिन जब कोशिका में ऊतकों तक पहुंचती है उस समय क्या पड़ी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, मतलब नेक्स्ट बुक की आवश्यकता पड़ी। तो नेक्स्ट बुक की आवश्यकता करने के लिए मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ ऊतक और कोशिकाओं के अंदर ही होता है, ठीक है। ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो अपना हीमोग्लोबिन से ले लेता है। भले विखंडन याद मत करो, ठीक है ना। जब लेकिन ये थोड़ा सा बता दी कि बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है क्या नहीं करता, तो बाद में क्या करता है? अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भोज्य पदार्थों में सहायता कर देता है अपना ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो हीमोग्लोबिन में मिलकर होता है, ठीक है। जिसके बाद जब ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऊतकों डायरेक्ट पूछेगा तो अपन बता देंगे, ऑप्शन में हो सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना रहे, लेकिन पूछ ले कि जो ऊतकों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह कहाँ से प्राप्त करता है? तो रक्त रहेगा या तो ऑप्शन, या फिर रहेगी आरबीसी, या आरबीसी ना होकर फिर क्या रहेगा? अपना हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन ना होकर क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव में ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहेगा, ठीक है। इसलिए बता दिया, क्योंकि हो सकता है आरबीसी ना दे, हो सकता है रक्त ना दे, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो आप बोलोगे तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। जिनने पढ़ा है वो तो लगा देंगे। हाँ नहीं एक्सटर्नल के अंदर नहीं आता है। हाँ इंटरनल के मतलब देखो, इंटरनल भी अपना अलग है। जो कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर जो होती है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है ना, उस प्रक्रिया। लेकिन जो बदलने की प्रक्रिया ये इंटरनल के अंदर आती है, जो बदल रही ना ये इंटरनल के अंदर आती है ना, आंतरिक श्वसन के अंतर्गत आती है बदलने की प्रक्रिया, ठीक है। अब देखो ये परिवहन अपना हो गया, ठीक है, 100% हो गया, अपन ने ऑक्सीजन का परिवहन करवा दिया, ठीक है। ये प्लाज्मा के माध्यम से और ये इसके माध्यम। अब देखो परिवहन किसका होगा? CO। अब वो प्रक्रिया अलग होगी है ना, उसकी नहीं पता। देखो ब्रेन का जितने भी जो प्रक्रिया है, देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रक्रिया, उनको नियंत्रित करने वाला भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, ठीक है। एक ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है। देखो कैसे बनेंगे? गैसों का परिवहन किस भाग में होता है ना, और गैसों का परिवहन की जो प्रक्रिया वो किसका, मतलब कौन से श्वसन में आती है? बाह्य श्वसन या आंतरिक श्वसन? तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत, ठीक है। मेन अपना यही है कि किस भाग में संपन्न होती है? फेफड़े, और फेफड़े के एल्वियोलाई भाग में अपनी संपन्न होती है, ठीक है। केटा ये मेटाबॉलिक होते हैं है ना। और देखता हूँ, देखो है ना, उपापचय और उपचय है ना, बताएंगे। अब देखो CO2 का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से अपना होता है? तो CO2 का जो परिवहन होता है लगभग 15 से 20%
किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाँ नहीं रहती, लेकिन परिवहन कुछ मात्रा तो रहती है अपनी। ठीक है, तो ये जो परिवहन होता है इतना किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ठीक है, जिसके बाद जो लगभग 7 से 10%, 7 से 10% जो होता है किसके माध्यम से? प्लाज्मा। किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर बाकी का जो परिवहन होता है लगभग इसका 70 से 75% जो परिवहन होता है, 70% परिवहन वो अपना होता है कार्बोनिक अम्ल के द्वारा। कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये क्या करता है? CO2 जो होता है वो जल से जल्दी क्रिया कर लेता है। किससे? जल से जल्दी क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद ये बनाता है क्या? अपना कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या करता है? मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इतनी जल्दी जल में नहीं मिलता है, इसलिए प्लाज्मा के माध्यम से उसमें कुछ % का परिवहन होता है, लेकिन ये क्या करता है? जल से क्रिया कर लेता है। तो जो CO2 है वो जल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? कार्बोनिक अम्ल का, H2CO3 का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ परिवहन बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। बाइकार्बोनेट कैसे? कि जो अपना H2CO3, मतलब ये जो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ है, उस कार्बोनिक अम्ल का बाद में क्या करता है? वापस से विघटित होता है, और विघटित होने के बाद इसमें H एक तरफ निकल जाता है, जिसके बाद अपना यहाँ पर बचता है HCO3। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में भी इसके क्या होता है? परिवहन अपना होता है। तो मेन अपन बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी इसका होता है, प्लाज्मा में भी होता है, और कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी होता है, और अपना बाइकार्बोनेट के रूप में भी अपना होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में, है ना? पता नहीं सर क्या क्या लिख दिया है ना, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है। वो तो नॉर्मल लिख दिया कि कैसे कार्बोनिक अम्ल, कि जो CO2 होता है अपना जल से क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद अपना कार्बोनिक अम्ल। तो डायरेक्ट पूछ लेते सर कार्बोनिक अम्ल कहाँ से आ गया? ये दो ये एक वो ये हो गया, तीनों C1 ही है, तो यहाँ पे C1, 2H है, 2H नहीं आया। केमिस्ट्री आएगी भी नहीं समझ में। जिनने पढ़ रखा है, जो रेगुलर जुड़े हैं उन चीज़ों से, तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा समझने के लिए अगर अच्छे से पढ़े, पूरी आवर्त सारणी पढ़ना पड़ेगा। आवर्त सारणी के पूरे सिंबल याद होना चाहिए, और सिंबल याद है। अम्ल छाड़ के डायरेक्ट अगर फार्मूले बता दे तो वो आपको रटने पड़ेंगे पूरे, है ना? लेकिन वो शब्दों से मिलकर अगर बनाए तो ऑटोमेटिक बना दे, लेकिन वैसे क्या रटना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना देखो इसका परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है, और अपना प्लाज्मा के माध्यम से कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी होता है, और बाइकार्बोनेट के रूप में भी इसका परिवहन अपना होता है। किसका? CO2 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इनके रूप में होता है कार्बोनिक अम्ल, और बाइकार्बोनेट के रूप में हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा के रूप में इसका परिवहन होता है। ठीक है, बढ़े आगे। नहीं, आज खत्म ही करना, बस आंतरिक शोषण और देख ले। आंतरिक शोषण में कुछ नहीं, आक्सी और अनाक्सी देखना, नॉर्मल है वो तो। हाँ, बच गई एक लाइन, छूट गई आपकी। आ रहा है छोटू समझ में? पक्का हुआ?
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सर उसका सामान्य सूत्र क्या होता है एस ब्लॉक? एस ब्लॉक स्टार्ट वाले जिसमें क्षारीय तत्व रहता है, मृदा धातु तत्व F1 और F2 पीढ़ी में होते हैं। हाँ बस शांत रहो। देखो थोड़ा सा और देखना, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण की बात करें तो आंतरिक शोषण किसे कहते हैं कि जो अपना किसके अंदर हो, ऊतकों के अंदर, टिश्यू के अंदर, या अपना किसके अंदर हो, कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका द्रव्य है ना, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वहां शोषण जो ऊतक और कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होता है उसे आंतरिक शोषण अपना बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना मुख्य रूप से अपना किसी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर भी होता है, इसलिए इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। मतलब कोशिकीय शोषण भी किस में आता है, अपना आंतरिक शोषण के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहां पर एक लिख देता हूं, कोशिकीय शोषण, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ यस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिकीय शोषण या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ ठीक है, आंतरिक शोषण के अंतर्गत आता है अपना कौन सा, कोशिकीय शोषण। अब कोशिकीय शोषण जो होता है मेन मुख्य रूप से अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन कोशिकाओं में जो शोषण होता है दो प्रक्रिया में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, एक ऑक्सी शोषण और एक अनाक्सी शोषण, दो भागों में अपना बटा होता है। तो कोशिका में जो शोषण होता है, एक ऑक्सी शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक अनएरोबिक, अनाक्सी शोषण। एक ऑक्सी शोषण और एक अनाक्सी शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे कि वहां प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है ऑक्सी शोषण कहलाता है, और वहां प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है वो अनाक्सी शोषण, सीधे। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली ऑक्सी शोषण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन भाग लेता है और इसमें ऑक्सीजन भाग नहीं लेता। ठीक है, ये जो होती है कोशिका द्रव के अंदर मेन संपन्न होती है। जैसे अपने जीवाणु रहते हैं, हरित लवक होते हैं, उनमें अपने इस प्रकार की प्रक्रिया मानव शरीर में भी होती है लेकिन कुछ मात्रा में। ठीक है, अब देखो ऑक्सी शोषण अपन ने देख लिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को ऑक्सी शोषण अपना बोला जाता है। ठीक है, अब यहां प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही अपनी ये प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है और यहां प्रक्रिया अपनी होती है मेन साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये पादपों में ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पादपों में जीवाणु और हरित लवक जो होते हैं, ठीक है, नील हरित शैवाल, उनमें होती है अनाक्सी शोषण, और जो मानव में जो होती है अपनी ऑक्सी शोषण की प्रक्रिया। अब देखो ऑक्सी शोषण के आधार पर एक अपना आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, अब जो क्रेब्स चक्र होता है वो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है, अपना ऑक्सी शोषण की प्रक्रिया पे। ठीक है, तो ऑक्सी शोषण की प्रक्रिया क्रेब्स चक्र, ऑक्सी शोषण की क्रेब्स चक्र है वो ऑक्सी शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है और ऑक्सी शोषण अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सी शोषण पर ही क्रेब्स चक्र अपना आधारित है। किसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, है ना। और ये वाला होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इस पर इसके आधारित भी एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस। हाँ, अब देखो ग्लाइकोलिसिस ये भी एक प्रकार का क्या होता है, चक्र होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चक्र होता है जिसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक चक्र होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस चक्र बोलते हैं।
ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है ओनली, ठीक है। और जो क्रेब्स चक्र होता है, इस क्रेब्स चक्र के द्वारा मानव शरीर में कितनी? 36 एटीपी, ठीक है। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और मानव शरीर की बात करें कि कुल कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 36 + 2, ठीक है ना, कुल कितनी? 38 एटीपी, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में 36 एटीपी ऊर्जा उत्पादन होती है मानव शरीर में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपन कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं? 2 एटीपी। ऐसे करके मानव शरीर में जो कुल ऊर्जा उत्पादन होती है कितनी? 38 एटीपी। एटीपी क्या होता है कि मानव शरीर में जो ऊर्जा संचित रहती है वो एटीपी के रूप में ही संचित रहती है। एड्रेनोसिन, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जो ऊर्जा उत्पादन होता है, मतलब ऊर्जा जो मानव शरीर में संचित रहती है, उपस्थित रहती है, वो एटीपी के रूप में ही अपनी उपस्थित रहती है, ठीक है। तो ये क्रेब्स चक्र के अंतर्गत अपनी इतनी एटीपी, और ये ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा इतने एटीपी। ये किसके अंदर संपन्न होती है? कोशिकाओं के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न नहीं होती है, ठीक है। कोशिका भले ही पाया जाता है, लेकिन अपना मेन जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है ना। डीएनए केंद्रक को छोड़कर किस किस में उपस्थित रहता है? और डीएनए केंद्रक के अलावा एक तो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित है? एक तो केंद्रक में उपस्थित रहता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक हरित लवक में, है ना। हरित लवक में उपस्थित रहता है अपना, ठीक है। इतना हुआ। हाँ हाँ, ये पादप का ही बोल सकते हैं अपन, पादप बोल सकता हूं मैं। और पादप के अलावा जीवाणु और नील हरित शैवाल, जो एल्गी होती है ना, कवक, ठीक है। पादप प्लांट में होता है, और जीवाणु जो बैक्टीरियास होता है उनमें यह प्रक्रिया संपन्न होती है किसकी? अनाक्षी शोषण की प्रक्रिया, ठीक है। डीएनए अपना किस किस में उपस्थित रहता है? तो डीएनए देखो केंद्रक में तो उपस्थित रहता ही है, केंद्रक के अलावा किस किस में उपस्थित रहता है? तो एक तो अपना केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अपना रहता है हरित लवक। इन तीनों में अपना केंद्र डीएनए अपना उपस्थित है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे आगे, टॉपिक आएगा उसमें डीएनए के बारे में पढ़ना ही है। जेनेटिक लक्षण इस पर निर्भर करते हैं। एडीपी अलग होता है, एडीपी। हुआ, ठीक है।